हालांकि हमारे आदरणीय नेता ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर होने की बात नहीं की। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आने और जाने की आदत है। सभागार में उन्होंने कहा था कि हमारे नेता नीति और विचारधारा भारत के सबसे सशक्त पार्टियों में से एक है। देखिए, आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता की यह विशेषता रही है कि वह न किसी दबाव में आते हैं न दबाव की राजनीति करते हैं। तो दबाव का प्रश्न कहाँ उठता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू में लगातार बगावत करने के बाद वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़ दिया और यूँ कहें जदयू की पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब तो पार्टी छोड़ दी है, लगातार कह रहे थे कि पार्टी को मजबूत करेंगे, नंबर 1 बनाएंगे, अब तो पार्टी ही छोड़ के चलेंगे। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आने और जाने की आदत है। वो कई बार आए हैं। 2004 से 2007 तक वो जनता दल यूनाइटेड में थे। फिर 2009 से 2013 तक पर्टिकुलरली वो जनता दल यूनाइटेड में थे। 2021 से 2023 तक आप जानते ही हैं। वो जब भी आए पार्टी ने उनको प्रतिष्ठा दिया और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उनसे विशेष स्नेह भी रखा लगातार। लेकिन उनकी अत्यधिक जो पद लोलुपता है या अत्यधिक उच्च जो अभिलाषा पदों एवं प्रतिष्ठा की है, जैसे उप मुख्यमंत्री बन जाने की जो उनकी अभिलाषा थी, वो पूर्ण नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि शायद इसी कारण उन्होंने पुनः जनता दल से को छोड़कर एक नए दल का गठन किया। लेकिन ये दल कितने दिन चलेंगे, चूँकि उनमें स्टेबिलिटी तो है नहीं, वो स्टेबल कभी भी नहीं बने। जैसे देखिए ना, बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, ये कहा जाता है कि काफ़ी मेच्योर और बड़े नेता हैं, जदयू छोड़ दिए, कि आप लोग की पार्टी पे असर पड़ेगा? लोग तो ये कह रहे हैं कि जदयू जो है कमज़ोर हो जाएगा उपेंद्र जी चले गए तो। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन जहाँ तक जनाधार का प्रश्न है, मैं आपको बतला दूं कि 2019 में उन्होंने उजियारपुर और कराकाट से चुनाव लड़ा था। वहाँ उनको सफलता हासिल नहीं हुई। 2020 है जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो उनके दल के आरएलएसपी के एक भी व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं हुई। बिहार की जनता ने उन्हें पूर्ण रूप से नकार दिया। क्लियर हुआ। फिर आप देखिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश सिंह कुशवाहा, उनके साथ वो जब चुनाव लड़े तो हमारे उमेश सिंह कुशवाहा को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, उनसे 18,000 अधिक मत प्राप्त हुए कि आज भी हम लोग सम्मान करते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड परिवार की तो ये परिपाटी रही है कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं किसी भी पार्टी के, हम सभी सम्मान करते हैं, भले नीति और सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर हम लोग विरोध करें। राइट। तो उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि जदयू छोड़ने के बाद उनसे सवाल किया गया, वो तो कह रहे हैं, अब तो क्या सवाल किया गया कि आप तो नीतीश जी का साथ छोड़ दिए हैं, पार्टी के बारे में अपनी जदयू की पार्टी कैसे, तो बोल दिए जदयू था ही कहाँ कुछ, जदयू तो बोल रहे खोखला घर है, उसमें अब क्या खराब होगा और नुकसान क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे कर रहे हैं आप लोग के बारे में। देखिए, 2 महीना पहले ही कर्पूरी सभागार में उन्होंने कहा था कि हमारे नेता नीति और विचारधारा भारत के सबसे सशक्त पार्टियों में से एक है। और जनता दल यूनाइटेड काफ़ी सशक्त पार्टी है और हमारे आदरणीय नेता को उन्होंने ही सबसे पहले पीएम मटेरियल बतलाया है। 2 महीना के अंदर यह क्या बात हो गई कि एकाएक उनको जनता दल यूनाइटेड कमजोर दिखने लगी। वही तो आपसे हम एकमात्र कारण था कि उन्होंने माहौल बनाया था कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और हमारे आदरणीय नेता चूंकि गठबंधन में हम लोग साथ हैं, जेडीयू के अकेले दम से तो सरकार रही नहीं, महागठबंधन हमारे साथ है, तो किसी भी व्यक्ति को उनके आशा के अनुरूप हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बना सकते हैं। तो क्या नीतीश जी पे दबाव था क्या? क्योंकि राजद से जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, तो क्या राजद की तरफ से कोई दबाव था क्या कि उपेंद्र जी की तरफ में नहीं? देखिए, आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता की यह विशेषता रही है कि वह न किसी दबाव में आते हैं न दबाव की राजनीति करते हैं। तो दबाव का प्रश्न कहाँ उठता है। और हमारे नेता का तो एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द लोगों के चलते ही परेशान हैं और उनकी बात सुनते हैं, इसीलिए आज पार्टी का ये हाल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति थे या कोई भी जनता दल यूनाइटेड का एक भी नेता उनको जेडीयू के में शामिल करने का पक्षधर नहीं था।
तो यदि आदरणीय नेता हमारे इर्द गिर्द के लोगों से घिरे रहते और उनके मनोदशा के अनुरूप चलते तो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया था। स्पष्ट है कि हम अपने नेता के, हमारे नेता बात तो सुनते सभी की हैं, लेकिन वही काम करते हैं जो उनके मन में, और वो जन कल्याण की बात होती है, जो समाज के विकास। लेकिन विपक्ष कह रही है परिमल जी की नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं राजद के इशारे पे काम कर रहे हैं। कभी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार किसी के इशारे पर काम करने वाले नहीं हैं, न तो दबाव में आने वाले व्यक्ति हैं, न दबाव सहन करने वाले व्यक्ति हैं, और न तो उन्हें दबाव की राजनीति में विश्वास है। आप एग्जाम्पल दें, हम आपको 2005 से लगातार बिहार की जनता का जनादेश हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के पक्ष में रहा है, और जब हम बीजेपी के साथ थे, देखिए हमारे नेता की विशेषता क्या है कि वो सुशासन में स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाते हैं। हम आपको एक सेकेंड, हम अहम मुद्दा पे बात करेंगे आपको, लेकिन आप मेरा बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार बीते दिनों ये कहते थे कि तेजस्वी यादव को 2025 में आगे बढ़ाएंगे। अब ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 तक जो भी हमारे शर्मान्य नेता है मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, 25 के बाद 25 का देखा जाएगा। तो ये जो अलग अलग बयान जो आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत चिंता की बात है, मीडिया कर्मियों की भी यह भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी भारत और भारत का संविधान जो लोकतांत्रिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो खतरे में है। मैं उदाहरण दे दूं कि आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी इम्प्लिसिटली उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन बीजेपी की नरेंद्र मोदी की इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं ना, मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने देखा कि बीबीसी के ये दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में आयकर का छापा पड़ा है। आपको पता ही होगा कि पिछले साल 2022 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट आया, उसमें भारत को उन राष्ट्रों में शामिल किया गया जो मीडिया कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। अधिकांश बीजेपी शासित राज्यों में दिन दहाड़े मीडिया कर्मियों की हत्या होती है। आपने देखा ना कि एनडीटीवी वाले रवीश कुमार की क्या स्थिति हुई, पुण्य प्रसून वाजपेयी की क्या, जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उनको ये जीना हराम किए हुए हैं। मतलब वास्तविक स्थिति समाज के सामने जो आईना है, वो वास्तविक स्थिति चित्र प्रस्तुत नहीं करने देना चाहते। मैं बहुत बेहतर उदाहरण आपको देता हूँ। सवाल परिमल जी पत्रकारिता पे नहीं, सवाल अब सीधा है। हाँ, जदयू, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं ना, यू आर सेइंग दैट प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यदि एक पिलर में कमजोर होगा तो पूरा डेमोक्रेसी धराशायी हो जाएगा। आप समझ, उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं कि जदयू ये बताए कि सर्वमान्य नेता कौन। जब नीतीश कुमार कुछ और बोलते हैं, ललन सिंह उस चीज का पलटवार कर देते हैं, तो सर्वमान्य नेता कौन है आपके पार्टी में? आदरणीय नीतीश कुमार न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं, बल्कि संपूर्ण बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, और भारत की जनता उन पर काफ़ी आशा भरी निगाह से देख रही है कि वो राष्ट्र में का नेतृत्व प्रदान करें। आपको वास्तविक स्थिति, हालांकि हमारे आदरणीय नेता ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर होने की बात नहीं की, राइट, क्योंकि उनको तो पद से मतलब नहीं। इसका मतलब है कि ललन सिंह जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन पहले देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने जो बात कही, इसको समझने की आवश्यकता है। पहले तो देश और लोकतंत्र को बचाने की बात है, तभी ना। लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो 2025 का चुनाव होगा क्या? तो पहले 2024 की बात की जाए ना। पहले संविधान को बचाए, पहले लोकतंत्र को बचाए, भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाए, उसके बाद में 2025। जब संविधान ही नहीं रहे तो फिर कौन है 2024 में? 2024 में वो तो जो महागठबंधन के दल मिल बैठ के ये सुनिश्चित करेंगे। और आपको बतला दें कि इसके अलावा जो भारत की जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसलिए है कि जनादेश इनके पक्ष में है हमेशा। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता परिमल कुमार थे, जिन्होंने तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा और नीतीश कुमार को अपने सर्वमान्य नेता मानते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें भी कही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।